दोस्तों, प्रीति जिसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी। प्रीति अपने ससुराल से वापस आ जाती है। वो अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी प्रीति के पापा तभी प्रीति के पापा सुभाष कमरे में जाते हैं और वो अपनी बेटी से उसके शादी वाला जोड़ा निकालने को कहते हैं। प्रीति साफ मना कर देती है, लेकिन उसके पापा सुभाष जोर जबरदस्ती प्रीति के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि प्रीति का पति नीरज 2 दिनों से उसके साथ कर रहा था। प्रीति को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके पापा अचानक उसके साथ बंद कमरों में वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं। इससे पहले कि प्रीति समझ पाती, प्रीति के पिता पर फोन आता है। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि उसके पति नीरज का रहता है। अब जैसे ही सुभाष फोन उठाते हैं तो वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इधर बेटी जो पहले से ही परेशान रहती है वो और ज्यादा फूट फूट करके रोने लगती है, क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ ये सब कुछ किया और उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। इससे पहले कि प्रीति को समझ पाती, प्रीति की मम्मी रंजना कमरे में आती हैं और वो अपनी बेटी से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि दामाद जी उसे तलाक देने पर उतारू। प्रीति कहती है कि मम्मी, हमने कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता कि हमारे पति हमें शादी के 2 दिन बाद तलाक क्यों देना चाह रहे हैं। प्रीति और उसकी मम्मी रंजना में बहस हो रही होती है। तभी उसके पिता सुभाष कमरे में आ जाते हैं और फिर वो अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी के सामने, यानी कि प्रीति की माँ रंजना के सामने वो सब कुछ करने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। अब इधर माँ खड़ी सब कुछ देख रही होती है, बेटी की इज्जत लूट रही होती है। रंजना अपने पति का पूरा सहयोग करती है और वो प्रीति के हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद प्रीति के पापा सुभाष प्रीति के साथ वो सब कुछ करते रहते हैं। अब ऐसे ही कई घंटे हो जाते हैं। इसके बाद प्रीति की माँ रंजना और पापा सुभाष वो दोनों कमरे से चले जाते हैं। प्रीति को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। प्रीति अपने पति नीरज को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, लेकिन नीरज मैसेज पढ़ने के बावजूद उसे ब्लॉक कर देता है। अब प्रीति को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मामला क्या है। प्रीति अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर उसके पापा उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। उसकी माँ के होते हुए उसके पापा उसकी माँ के ही सामने ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे ही सुभाष ये सुनते हैं तो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम अपनी खैर मनाओ, अब तो मैं तुम्हारे साथ हर दिन वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हारा पति नीरज तुमसे करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तुमने अपने पति नीरज को खुश नहीं किया और तुम्हारा पति नीरज तुम्हें तलाक देने को कह रहा है। अब जैसे प्रीति ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पापा के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि पापा, मैं नीरज से तलाक नहीं लेना चाहती, मुझे नीरज बहुत पसंद है और भला नीरज हमें शादी के 2 दिन बाद तलाक क्यों दे रहे हैं। प्रीति की माँ रंजना प्रीति से कहती है कि देखो बेटा, हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारे पापा मजबूर हैं क्योंकि शादी की पहली रात तुम अपने पति नीरज को खुश नहीं कर पाई थी। ऐसे में नीरज तुम्हें तलाक देने पर उतारू है। तुम्हें तो पता है कि वो बहुत बड़े लोग हैं। नीरज का पूरे शहर में कितना बड़ा बिजनेस है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसे में अगर वो तुम्हें तलाक दे देगा, वो भी शादी के 2 दिन बाद, तो तुम्हारी शादी दोबारा कहीं भी नहीं हो पाएगी और तुम्हारी शादी में तुम्हारे पापा का 12 लाख रुपया खर्चा हो गया है। ऐसे में तुम ही बताओ, अगर नीरज तुम्हें तलाक दे देगा तो फिर तुम्हारे पापा तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और नीरज के पापा शहर के सबसे बड़े वकील हैं। ऐसे में वो तुम्हारे पिता और तुम पर मुकदमा कर देंगे। हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि नीरज के पिता आज तक कोई भी केस नहीं हारे हैं। ऐसे में वो तुम पर ही मानहानि का केस दर्ज कर देंगे और तुम्हारे पिता ने जो 12 लाख शादी में खर्चा किए थे, उनमें से 1 फूटी कौड़ी भी जो तुम्हारे पिता ने दहेज में तुम्हें दी थी और तुम्हारे पति नीरज को दी थी, उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसे में तुम ही बताओ, हमारे पास क्या रास्ता है। वो तो भला हो तुम्हारे पति नीरज का, जो तुम्हें तलाक नहीं दे रहे, बल्कि वो तुम्हें घर भेज दिए हैं हमारी देख रेख। उन्होंने कहा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपनी बेटी को इस लायक बनाइए कि हमारी बेटी हमें बिस्तर पर खुश कर सके। अगर वो 1 हफ्ते के बाद हमारे पास आती है, वो ऐसा करने में असफल रहेगी तो फिर हम उसे तलाक दे देंगे।
तुम्हारे पिता मजबूर है बेटा, वो क्या करें। अब जैसी प्रीति ये सुनती है तो अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि मैं अपने ससुराल जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। इसके बाद प्रीति अपने कमरे में जाती है और फिर वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। तभी रंजना प्रीति की माँ कमरे में आती है और साथ में उनके पति भी आते हैं। अब जैसे ही प्रीति अपने पापा सुभाष को देखती है तो वो अपने पापा से लिपट करके रोने लगती है। प्रीति के पापा कहते हैं कि बेटा धैर्य रखो, बस जैसा हम तुम्हें बता रहे हैं, जैसा हम तुम्हें सिखा रहे हैं, वैसे तुम अपने पति के साथ करना। इसके बाद प्रीति के पापा सुभाष अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक पति अपनी धर्म पत्नी के साथ करता है। प्रीति के पिता और प्रीति की माँ रंजना अपनी बेटी को कई दिनों तक वो सब कुछ करना सिखाती हैं ताकि प्रीति जब अपने ससुराल जाए, अपने पति नीरज के पास जाए, तो वो उसे इतना ज़्यादा खुश कर दे कि उसका पति नीरज उसे तलाक ना दे। होता भी वैसे ही। एक हफ्ते तक लगातार प्रीति के पापा सुभाष अपनी बेटी को तरह तरह से ट्रेनिंग देते हैं। प्रीति की माँ रंजना अपनी बेटी का पूरा सहयोग करती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का शादीशुदा जीवन उजड़े और उसका पति उसे तलाक दे दे। वो अपनी बेटी के शादीशुदा जीवन को बचाने के लिए अपने पति का सौदा कर देती हैं। अब उनका पति सुभाष उनकी ही बेटी के साथ ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने करता है। उनकी आंखों में कई बार आंसू आते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए बसा बसाया घर ना उजड़ जाए, इसलिए वो अपने पति का पूरा साथ देती हैं। एक हफ्ते बाद प्रीति अपने ससुराल वापस जाती है। प्रीति के माता पिता सुभाष और माँ रंजना बहुत खुश रहते हैं कि उनकी बेटी पूरे ट्रेनिंग के बाद अपने ससुराल जा रही है। वो आशा करते हैं कि उनकी बेटी अपने पति नीरज को खुश कर देगी। अब होता भी वैसे ही, क्योंकि प्रीति जो बहुत कच्ची रहती है, अब ऐसे में वो शादी से पहले ये सब कुछ की नहीं रहती है। जब उसकी शादी होती है तो पति नीरज कमरे में आता है। प्रीति बहुत ज़्यादा डर जाती है। डर के मारे वो अपने शरीर को अकड़ लेती है। अब ऐसे में प्रीति का पति नीरज उसके साथ वो सब कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि प्रीति डर रही होती है। नीरज को बहुत गुस्सा आता है। किसी तरीके से वो 2 दिनों तक प्रीति के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति इन सब चीज़ों में बहुत कच्ची रहती है। थक हार के प्रीति का पति नीरज उसे मायके भेज देता है। अब जैसे ही प्रीति मायके आती है तो प्रीति के पिता उनकी बेटी का घर ना उजड़ जाए, इस डर से वो अपनी बेटी के साथ वो सब कुछ करते हैं, उसे बताते हैं कि कैसे और क्या करना है। इसके बाद प्रीति अपने पापा से सब कुछ सीख करके अपने पति के घर पहुंचती है। अब वो अपने पति नीरज के आने का इंतजार कर रही होती। नीरज कमरे में आता है। प्रीति गहरे नीले रंग की नाइटी पहने रहती है। जैसे ही नीरज अपनी पत्नी प्रीति को नीले रंग की नाइटी में देखता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो प्रीति के पास जाता है। इससे पहले कि वो प्रीति से हाय हेलो करता, प्रीति नीरज के साथ वो सब कुछ करने लगती है जो कि एक पत्नी अपने पति के साथ करती है जब उसे अपने पति को मंत्रमुग्ध करना होता है। अब पत्नी प्रीति अपने पति को कई घंटों तक मंत्रमुग्ध करती है। प्रीति अपने पति को ऐसा मंत्रमुग्ध कर देती है कि शादीशुदा हर महिलाओं को प्रीति से कुछ सीखना चाहिए। प्रीति जो अपना वजन बढ़ा लेती है। प्रीति जिसका वजन 62 किलो हो जाता है। शादी के 4 साल होने को आया है, लेकिन नीरज अपनी पत्नी के आगे पीछे ही घूमता रहता है। अब नीरज पूरे तरीके से अपनी पत्नी के पल्लू से बंध जाता है और वो अपनी पत्नी की हर बात मानता है क्योंकि उसकी पत्नी रात में उसे इतना ज्यादा खुश कर देती है। प्रीति अपने पापा का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलती क्योंकि अगर उसके पापा सुभाष और उसकी मां रंजना ने उसे ये सब कुछ ना बताया होता तो फिर आज प्रीति अपने पति नीरज को खुश करने में असफल रहती। प्रीति अपने पति नीरज के साथ अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही होती है, लेकिन तभी अचानक प्रीति के पिता सुभाष और मां रंजना प्रीति के ससुराल पहुंचते हैं। अब जैसे ही ससुराल वाले प्रीति के पिता और मां को देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हमारे घर पर आए हैं। प्रीति के पिता कहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। ससुराल वाले कहते हैं आपकी बेटी तो थाईलैंड गई है अपने पति के साथ।
प्रीति के पिता सुभाष कहते हैं कि हमारी बेटी का 2 दिनों से नंबर स्विच ऑफ बता रहा, उससे बात नहीं हो पाई। हमने अपने दामाद नीरज को भी फोन लगाया, लेकिन ना तो नीरज के नंबर पर फोन लग रहा है और ना ही प्रीति के नंबर पर फोन लग रहा है। इसके बाद ससुराल वाले कहते हैं कि हमें तो व्हाट्सएप पर नीरज से हमारे बेटे से बात हो रही है। हाँ, हमारी बहू से कुछ खास जमती नहीं, इसलिए हमें प्रीति के बारे में नहीं पता। अब जैसे ही सुभाष ये सुनते हैं तो व्हाट्सएप देखते हैं। वो व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि नीरज जो लगातार अपने माता पिता से बात कर रहा होता है। इसके बाद सुभाष व्हाट्सएप ऑडियो कॉल करते हैं, लेकिन फोन नहीं उठता है। अब माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उनका बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है। माता पिता कहते हैं कि बेटा, प्रीति के माता पिता आए हैं, वो अपनी बेटी से बात करने के लिए कह रहे हैं, प्रीति से बात करा। नीरज कोई ना कोई बहाना कर देता और कहता कि प्रीति अभी सो रही है, उसकी तबीयत सही नहीं है, मैं शाम को बात करवाऊंगा। लेकिन ऐसे ही लगभग 1 हफ्ते हो जाता है, ना तो नीरज से बात हो पाती है और ना ही प्रीति से बात हो पाती है। अब परिवार को भी कुछ चिंता सताती है कि आखिर क्या बात है। नीरज की माँ का भी रो रो कर के बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। प्रीति के पिता थाने जाते हैं। पुलिस वाले सुभाष की FIR लिखने साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी के ससुर एडवोकेट चंद्र शहर के जाने माने वकील हैं, आप पहले उनसे पूछ करके आइए, उनसे FIR लिखवा लीजिए, या तो आप उनको अपने साथ लेकर के आइए। अगर हम लोग अपने तरफ से FIR लिखेंगे, उसमें कुछ गलती हो जाएगी तो फिर एडवोकेट चंद्र हमें बुरा भला कहेंगे, इसलिए आप उनसे ही FIR लिखवा करके आइए। इसके बाद सुभाष अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं और एडवोकेट चंद्र को आवाज लगाते हैं, लेकिन एडवोकेट चंद्र की धर्मपत्नी बाहर निकलती है और कहती हैं कि एडवोकेट चंद्र भी थाईलैंड गए हुए हैं, लेकिन वो हमारी बहू और बेटे के साथ नहीं गए हैं, बल्कि उनकी एक मीटिंग थी, इसलिए उन्हें थाईलैंड जाना पड़ा। अचानक ही वो गए हैं हमारे बहू और बेटी के 2 दिन जाने के बाद। सुभाष एडवोकेट चंद्र को फोन लगाते हैं, लेकिन एडवोकेट चंद्र भी फोन नहीं उठाते। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ना तो बेटा फोन उठा रहा है, ना उनकी बेटी फोन उठा रही, और ना एडवोकेट चंद्र उठा रहे हैं उनकी बेटी के ससुर। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो अपना पूरा परिवार लेकर के थाईलैंड पहुंच जाते हैं। अब जैसे वो थाईलैंड पहुंचते हैं, वहां की थाने जाते हैं और वहां पर FIR दर्ज करवाते हैं। सुभाष जिन्हें थाई लैंग्वेज बोलने नहीं आ रही होती है, लेकिन उन्हें एक ट्रांसलेटर मिल जाता है, जिन्हें वो 1200 रुपया देते हैं। इसके बाद वो थाईलैंड में ही अपने दामाद, बेटी और एडवोकेट चंद्र बेटी के ससुर की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाते हैं। थाईलैंड पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है कि जहां भी नीरज, उसकी धर्म पत्नी प्रीति और उसके ससुर एडवोकेट चंद्र की कुछ भी खोज खबर मिल पाए। अब ऐसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तभी थाईलैंड पुलिस के पास एक अननोन फोन आता है। उस फोन पर रूम नंबर 132 में 100 मिलता है। 100 किसी पुरुष का रहता है। अब इसके बाद थाईलैंड पुलिस आना थाना में वहां पहुंचती है। अब जैसे ही 100 की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि ये 100 किसी और का नहीं बल्कि नीरज का है, जो कि एक भारतीय है। जैसे ही थाईलैंड पुलिस सुभाष को फोन करती है तो सुभाष अपनी धर्म पत्नी को लेकर के दौड़े भागे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर वो अपने दामाद को इस अवस्था में देख करके खुद को रोक नहीं पाते हैं और वहीं पर रोने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ ना हुआ और उनकी बेटी की भी हत्या ना हो गई हो। थाईलैंड पुलिस सुभाष को समझाती और कहती है कि वो उनकी बेटी को जल्द से जल्द खोज लेगी, लेकिन एक पिता, एक माँ, जिसे कहाँ चैन। जब वो अपने दामाद को ऐसी अवस्था में देखती, उनका दामाद अभी इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता सताती। इधर थाईलैंड पुलिस एड़ी चोटी एक कर देती है, क्योंकि ये पूरा मामला उसके देश का रहता है, उसकी देश की इज्जत का रहता है। ऐसे में दूसरे देश के नागरिक जो थाईलैंड में आए, लेकिन उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कि एक व्यक्ति की उनमें मौत हो जाती है। थाईलैंड पुलिस 250 से 300 कैमरे खंगालती है उस होटल के। फिर उसके हाथ कुछ ऐसा सुराग लगता है कि वो थाने में सुभाष और उनकी धर्म पत्नी को बुला लेती। इसके बाद सुभाष और उनकी धर्म पत्नी जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता है। प्रीति, उनकी बेटी, उसी होटल से निकलती है जिस होटल में वो अपने पति नीरज के साथ रुकी हुई थी।
अब जैसे ही वो लोग टैक्सी में बैठते हैं, थाईलैंड पुलिस उस टैक्सी के नंबर को ट्रेस करती है और फिर उससे पूछताछ होती है। टैक्सी वाला बताता है फला होटल में उन दोनों व्यक्ति को छोड़ करके अभी आ रहा है। इसके बाद पुलिस वाले उस होटल में पहुंचते हैं, रूम नंबर 22। अब जैसे वो रूम नंबर 22 में पहुंचते हैं, कमरे का दरवाजा खुलाते हैं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुलता है तो पुलिस वालों के सुभाष के और उनकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रीति अपने ही ससुर एडवोकेट चंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहती है। पूरे कमरे में सामान और कपड़ा बिखरा रहता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े रहते हैं। अब जैसे ही माँ रंजना, पापा सुभाष ये सब कुछ देखते हैं तो वो अपनी बेटी और उसके ससुर एडवोकेट चंद्र से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन बेटी और एडवोकेट चंद्र, जिनकी आंखों में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, वो कहते हैं जब आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया है तो आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि भारत वापस लौट जाए, क्योंकि हमने आपकी बेटी प्रीति से शादी कर ली। अब ये हमारी धर्म पत्नी है और हमारे पास थाईलैंड का वीज़ा है। अब हम यहाँ के निवासी हैं। अब जैसे सुभाष और उनकी पत्नी रंजना ये सुनती हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद पुलिस वाले प्रीति और एडवोकेट चंद्र को थाने लेकर के आते हैं और पूछताछ करते हैं नीरज के बारे में। अब जैसे एडवोकेट चंद्र ये सुनते हैं कि उनके बेटे की मौत हो गई है, प्रीति को पता चलता है कि उसका पति अभी दुनिया में नहीं रहा है, तो उनकी आंखों में आंसू के बजाय सन्नाटा छा जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप दोनों ही आरोपी हैं, आप लोगों ने ही नीरज को रास्ते से हटाया है ताकि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर सके। एडवोकेट चंद्र यानी कि नीरज के पिता कहते हैं कि आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमारे बेटे ने खुद प्रीति से हमारी शादी करवाई। अगर वो हमारी शादी नहीं भी करवाता हमारी बहू प्रीति से, तो भी हम प्रीति से शादी कर लेते, क्योंकि प्रीति हमें बहुत पसंद है और हम प्रीति से प्यार करते हैं, प्रीति भी हमसे प्यार करती है। ऐसे में हमारे बेटे नीरज के साथ क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद पुलिस वालों के पास भी कोई सबूत नहीं होता है, वो प्रीति और एडवोकेट चंद्र को वहां से जाने देती है। इसके बाद सुभाष और उनकी धर्मपत्नी रंजना भारत वापस लौट आते हैं, लेकिन थाईलैंड पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है, क्योंकि उसके देश में एक भारतीय का हत्या हो गई थी। इसके बाद थाईलैंड पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है, जो कुछ भी उसके सामने आता है उसके होश उड़ जाते हैं। नीरज जिसके केस में एक नया मोड़ आता है। इसके बाद थाईलैंड पुलिस एडवोकेट चंद्र को अपने पास बुलाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। एडवोकेट चंद्र बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इज ओके, लेकिन जो भी हमारे बेटे के दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। थाईलैंड पुलिस एडवोकेट चंद्र को और उनकी धर्मपत्नी प्रीति को यह वादा करती है कि उसके एक्स पति नीरज के जो भी दुश्मन है वो उन्हें सजा दिलवा करके रहेगी। नीरज जिसका अपनी कंपनी के ही एक एम्प्लॉय से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब जो एम्प्लॉय रहता है पैसे का लेन देन रहता है। नीरज उस एम्प्लॉय को 2 महीने से उसकी सैलरी नहीं दे रहा था। ऐसे में गुस्साए एम्प्लॉय ने नीरज पर अचानक ही हमला कर देता है। ऐसे में नीरज जो जमीन पर गिर जाते हैं और फिर मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद थाईलैंड पुलिस उस एम्प्लॉय को, जो कि थाईलैंड का ही निवासी रहता है, थाने लेकर के आती, उस पर मुकदमा दर्ज होता है, उस एम्प्लॉय को सजा होती है। इधर एडवोकेट चंद्र अपनी पत्नी प्रीति के साथ थाईलैंड में ही हंसी खुशी रह रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये थाईलैंड वाली कहानी बेहद पसंद आई होगी। क्या एडवोकेट चंद्र ने अपनी बेटे और बहू के साथ जो कुछ भी किया वो कहाँ तक सही था? क्या उन्हें अपने बेटे की पत्नी से शादी करनी चाहिए थी? आपका इस पर क्या सोचना है? आप अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शुक्रिया, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप लोग इस प्रकार की कहानियां ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियां, घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।